नमस्कार, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएलसी पाठशाला में। तो जैसे कि आप लोगों ने पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में देख ही लिया कि हम लोगों ने चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए। फॉर एग्जांपल पावर शेयरिंग क्या होती है, ठीक है। उसके बाद बेल्जियम की स्टोरी, उसके बाद श्रीलंका, किस तरीके से बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, किस तरीके से श्रीलंका ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हालांकि श्रीलंका तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाया, वहां सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, सिविल वॉर, ठीक है। अब देखने वाली ये बात है कि भाई पावर शेयर करना कितना जरूरी होता है, पावर शेयर करना इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। भाई देखिए, बेल्जियम के मॉडल से अपने को इतना तो समझ में आ गया कि पावर शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है ना। अगर हम लोग पावर शेयर नहीं करेंगे तो कैसा हाल हो जाएगा, श्रीलंका जैसा। आइए समझते हैं जरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, पावर शेयरिंग इतना ज्यादा मतलब कंट्रीज इस पे इतना ज्यादा प्रेशराइज क्यों करती है। उसके दो रीजन हम लोग यहाँ पर स्टेट करेंगे। पहला रीजन है प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा रीजन है मोरल रीजन, ठीक है। दो रीजन आप लोग याद रखेंगे, एक प्रूडेंशियल रीजन और एक मोरल रीजन। पहला प्रूडेंशियल रीजन का पहला पॉइंट क्या था, अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ऐसे मतलब ऐसी कंट्रीज जहां पर कल्चरल ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी के ग्रुप्स हैं, ऑब्वियस बात है वहां पर डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं बेल्जियम में डच और फ्रेंच के बीच में डिफरेंसेस थे, श्रीलंका में सिन्हाला और तमिल्स के बीच में डिफरेंसेस थे। ऐसे डिफरेंसेस को अगर मुझे मिनिमाइज करना है, क्योंकि ऐसे डिफरेंसेस ज्यादातर लड़ाइयों तक पहुंचते हैं, दंगों तक पहुंचते हैं, कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंचते हैं, वायलेंस तक पहुंचते हैं। ऐसे में कई सारे लोगों का नुकसान होता है, लोग मारे जाते हैं। तो अगर उनके साथ पावर शेयर कर दी जाए तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं वो कई हद तक क्या हो जाएंगे, वो कई हद तक रिड्यूस हो जाएंगे, है ना। वो खत्म हो जाएंगे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस, क्योंकि अब जब इक्वल पावर सबको दे दी जाएगी तो कोई किसी से ऊपर नहीं, कोई किसी से नीचे नहीं, इक्वल स्टेटस पर दोनों होंगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। सेकंड, मेजॉरिटी कैन नॉट रूल ओवर माइनॉरिटी। देखिए, मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय मेजॉरिटी, माना मैंने, रूल बाय मेजॉरिटी। मानते हैं कि हम लोग भाई जिस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट मिलते हैं वो सरकार बनाती है, लेकिन हर डायमेंशंस में ये ठीक नहीं है। और खासकर अगर हम लोग बात करें लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट में, तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मान लीजिए कंट्री में जिस रिलीजन के मेजॉरिटी लोग होंगे, अगर वो कंट्री को रूल करें दिक्कत होगी। जिस कास्ट के मेजॉरिटी लोग होंगे वो कंट्री को रूल करेंगे तो भी। ऐसे में उन लोगों का नुकसान होगा जो माइनॉरिटी रिलीजन से हैं, माइनॉरिटी कास्ट से। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो पावर शेयर करना इतना ज्यादा जरूरी क्यों हो जाता है, रीजन उसका बहुत सिंपल है कि भाई मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर रूल नहीं कर सकती। डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई इक्वालिटी, है ना, हम लोग को इक्वल ट्रीटमेंट देना है सबको। और अगर ऐसा होगा, मेजॉरिटी अपना जो सुपरसीड करेगी माइनॉरिटी को, तो ये चीज गलत है ना। तो इसलिए पावर शेयर करना जरूरी है, फिर चाहे वो पावर मेजॉरिटी को मिले या फिर माइनॉरिटी को, मिलनी सबको चाहिए। थर्ड, गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखिए, जिन कंट्रीज में पावर शेयर नहीं करी जाती, उन कंट्रीज में इन दी एंड क्या रह जाता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। देखिए, जनता जब तक खुश नहीं होगी, सरकारें टिक नहीं पाएंगी, है ना। आप लोग कॉमन एग्जांपल देख सकते हैं, नेपाल का एक एग्जांपल है जहां पर यूथ जो वहां का था, क्योंकि उनको लगा कि हाँ भाई किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट हमें हमारे राइट्स को खत्म कर रही है, तो उन्होंने क्या करा, वहां की सरकार का ही तख्ता पलट कर दिया। सेम इंडिया में या कोई भी ऐसी कंट्री जो अपने लोगों के साथ बैलेंस तरीके से पावर शेयर नहीं करेगी, इन शॉर्ट उस कंट्री की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट जो है वो टेम्परेरी पीरियड्स के लिए आएंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, फिर सरकारें आएंगी, फिर सरकारें जाएंगी। वो कंट्रीज जहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, वहां पर डेवलपमेंट का स्कोप बिल्कुल जीरो रहता है, एज कंपेयर्ड विद दी नेबर ऑफ आवर्स पाकिस्तान की एक फैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं, वहां के प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक 5 साल पूरे ही नहीं किए, विच शोज कि वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। रीजन क्योंकि वहां पावर शेयर नहीं हो पाती, तो वहां पर सरकारें बदलती रहती हैं, ठीक है। सेम अगर किसी भी कंट्री में अगर पावर शेयर नहीं करी जाएगी तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, सरकारें बदलती रहेंगी और डेवलपमेंट कभी हो ही नहीं पाएगा। तो हाँ, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा, दैट वाज द प्रूडेंशियल रीजन। दूसरा, अगर मैं मोरल रीजन की तरफ बात करूं तो मोरल रीजन कहता है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, अगर आप डेमोक्रेसी में हैं तो डेमोक्रेसी में होने के नाते आपका ये हक बनता है, आपका ये राइट है कि आपको पावर शेयर करी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हर एक सिटीजन जो इंडिया में जन्म लेता है उसको कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है उसको मिलते ही हैं। ये दिखाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाय बर्थ हमें पावर दे रहा है।
है या नहीं है? बिल्कुल। तो ये डेमोक्रेसी का एक स्पिरिट है, विच मीन्स कि डेमोक्रेसी, अगर आप एक डेमोक्रेसी में हैं तो पावर शेयरिंग मैंडेटरी है ना? पावर शेयरिंग नहीं है तो वो डेमोक्रेसी नहीं है किसी भी हालत में। पावर शेयरिंग, अगर आप डेमोक्रेसी में रहते हैं तो पावर शेयरिंग करना वहां की गवर्नमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इक्वालिटी लेजिटिमेट गवर्नमेंट, देखिए मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल होती हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा इस मोरल रीजन के रिगार्डिंग में, ठीक है? मैं यहां पर लिख देता हूं, पावर इज शेयर्ड टू ओनली दोज who can live with its effects। पावर सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ शेयर करी जाती है जो उनके इफेक्ट के साथ, है ना, जो उनके इम्प्लीकेशंस के साथ रह सकते हैं। इन शॉर्ट, मान लेते हैं कि मुझे पावर दी गई और मैं उसको यूज तो करता हूं, लेकिन उसके इफेक्ट्स के साथ मैं सर्वाइव नहीं कर पाता, तो मुझे पावर शेयर करने का कोई अधिकार नहीं। तो पावर सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ शेयर करी जाती है जो उस पावर के इफेक्ट्स या उन पावर को यूज करने के बाद जो इफेक्ट्स जनरेट होंगे उनके साथ रह सकें। क्लियर मेरी बात? जी हाँ। तो पावर शेयर करने का या पावर डिजायरेबल होने के आप लोग कितने पॉइंट स्टेट करेंगे? आप 2 पॉइंट स्टेट करेंगे, ठीक है? जिसमें पहला पॉइंट आपका रहेगा किसका? प्रूडेंशियल का, और दूसरा रीजन रहेगा आपका मोरल का। प्रूडेंशियल रीजन में आप लोगों ने पढ़ा कि भाई कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस जो है वो कई हद तक खत्म हो जाते हैं, ठीक है? उसके बाद मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर रूल नहीं कर सकती, विच मीन्स कि बेशक कंट्री डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय मेजॉरिटी, लेकिन वो ये नहीं कहता कि भाई जो मेजॉरिटी में है वो हमेशा रूल करेगा या उसके ही राइट्स मतलब उसके लॉज जो है वो सब पर अप्लाई होंगे। और खासकर इन द केस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट में ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड, गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। किसी भी कंट्री में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको इंश्योर करनी है तो पावर शेयर करनी पड़ेगी, वरना वहां के लोग जो हैं वो गवर्नमेंट्स को चेंज करने की पावर रखते हैं। मोरल रीजन की बात करें, मोरल रीजन कहता है कि भाई स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पावर शेयर करना डेमोक्रेसी के बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी की पहली प्री कंडीशन यही है कि वहां पर पावर शेयर होनी चाहिए। उसके साथ साथ जनता के लिए सरकार बनी है, जनता से बनी है, तो उसका ये पहली ड्यूटी बनती है कि वो लोगों तक अपनी पावर शेयर करे, और पावर सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ शेयर करी जाती है जो उसके इफेक्ट्स के साथ रह सकता है। चल बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि चैप्टर बहुत सिंपल है, चैप्टर बहुत छोटा है, 250 ग्राम का चैप्टर है अगर मैं सीधी भाषा में बात करूं तो, ठीक है? और हाँ, जिन जिन बच्चों ने अभी तक इसका पार्ट 1 ऑफ द वीडियो नहीं देखा है, प्लीज देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर साइड में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जहां पर आप लोग इसको टैप करेंगे तो आप पार्ट 1 पे पहुंचेंगे। पार्ट 2 तभी देखिएगा जब आप लोगों ने पार्ट 1 देख रखा हो। क्लियर? सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों को जिनको जरूरत है। और तो और आपको बायो में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, जिससे कि आप हमारी लेटेस्ट टू लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहेंगे। कौन सी वीडियो कब अपलोड होगी, क्या चीजें नहीं होंगी, वो सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? ठीक है। हाँ जी, तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स हैं? ठीक है, 4 तरीके से पावर जो है वो शेयर करी जा सकती है, जैसे कि आप लोगों को एक यहाँ पर डायग्राम में देखने को मिल रहा है। सबसे पहला जो है वो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है। अभी एक एक को समझेंगे, ठीक है? तो अपने साथ पेन और नोटबुक रखना ना भूलें बिल्कुल भी, ठीक है? दूसरा है हमारे पास लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। पहला है अपने पास ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दूसरा है अपने पास लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, तीसरा है अपने पास सोशल ग्रुप्स, और चौथा है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, 4 तरीके से पावर शेयर करिए थे। पहले वाला मैंने कौन सा रिपीट किया? ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दूसरे वाला लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, तीसरा सोशल ग्रुप्स, और चौथा पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। आइए समझते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है? सरकार के कितने ऑर्गन्स हैं आइए समझते हैं। सरकार के मेजरली 3 ऑर्गन्स हैं, ठीक है? जिसमें सबसे पहले आता है अपने पास क्या? लेजिस्लेचर, ठीक है? फिर आता है अपने पास एग्जीक्यूटिव, ठीक है? फिर आता है अपने पास जुडिशियल। इसको मैं लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि इसमें मैं आपको स्पून फीड नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ साथ इसको लिखें अपने पास, ठीक है? तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? एज अ फंक्शन टू मेक लॉस, यानी कि इसका काम है कानून बनाने का, ठीक है? नाम से आप लोग जानते हैं टू एग्जीक्यूट लॉ, ये आप लोगों ने क्लास 9th में भी सीखा, एग्जीक्यूट लॉ। और जुडिशियल में आता है टू पनिश द लॉ ब्रेकर्स, टू पनिश द लॉ ब्रेकर्स। क्लियर?
सरकार के तीन बेसिकली फंक्शंस हैं, ठीक है, तीन ऑर्गन्स हैं, जिसमें पहले वाला आता है अपने पास क्या, पहले वाला आता है अपने पास लेजिस्लेचर, ठीक है, दूसरा वाला आता है अपने पास एग्जीक्यूटिव, तीसरा आता है जुडिशियल। तीनों के अपने अपने फंक्शंस। देखा जाए तो तीनों अपने आप में पावरफुल है। लेजिस्लेचर का काम लॉज बनाने का, अपने आप में पावरफुल, भाई लॉ बनाने की पावर रखता है। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करने की पावर, ठीक है, बिल्कुल सही है। जुडिशरी टू पनिश द रॉबरी का, ये भी तो अपने आप में एक सुप्रीम पावर है। लेकिन क्वेश्चन मेरा आपसे यहां पर ये कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, सोचिए किसके पास होगी पावर, सोचिए। चलो मैंने आपको दिए 5 सेकंड मैंने दिया आपको, 5 4 3 2 1। कोई कह रहा होगा सर जुडिशरी, कोई कह रहा होगा सर लेजिस्लेचर, कोई कह रहा होगा कि एग्जीक्यूटिव। लेकिन मैं आपको बता दूं आपके तीनों ही आंसर गलत है। कोई भी पावरफुल नहीं है। इन सबके पास जो पावर है वो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। वो कैसी है, वो बिल्कुल इक्वल, यानी कि कोई किसी से ज्यादा नहीं, कोई किसी से कम नहीं, तीनों के पास इक्वल पावर है। इसीलिए इनको एक ही लेवल पर रखा गया है और इसीलिए इसको एक और नाम भी दिया जाता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। समझ में आई मेरी बात भाई? इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जहां पर तीनों ऑर्गन्स के पास अपने आप में सुप्रीम पावर्स हैं। किसी के पास लॉ बनाने की, तो किसी के पास उसको एग्जीक्यूट करने की, तो किसी के पास लॉ ब्रेकर्स को पनिश करने की। अब ऐसे में अब हम ये बात करें कि किसके पास ज्यादा पावर है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। तीनों के पास इक्वल पावर्स हैं। और तो और इसमें एक खास फैक्ट जुड़ा हुआ है चेक एंड बैलेंस का। तीनों ही ऑर्गन्स एक दूसरे को चेक कर सकते हैं कि कोई अपनी पावर को मिसयूज ना करे, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में ही पॉसिबल है। क्लियर मेरी बात? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, मैं आप लोगों को 5 सेकंड दे रहा हूं, इसको अपने पास लिखते चलना, ठीक है। मैं आप लोगों को 5 सेकंड दूंगा अभी। ठीक है, चलिए। उसके बाद ये तीनों फंक्शन हो गए हमारे पास, ठीक है। और हमने एक यूनिक फैक्ट इसके पास पढ़ लिया, चेक एंड बैलेंस। अब दूसरा जो हमारे पास था वो कौन सा था? देखिए, पहला वाला हम लोगों ने पढ़ लिया, दूसरा पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट को। लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के साथ साथ आइए मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार की मैं इंडिया का एग्जांपल लेते हुए बात करूंगा। यहां पर इंडिया में लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग 3 लेवल्स पर बांट सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेवल पर आता है अपने पास सेंट्रल, ठीक है। सेकंड पर आता है अपने पास स्टेट, और थर्ड आता है अपने पास लोकल। क्लियर? क्या यहां पर कोई किसी को डाउट नहीं? ठीक है, अच्छा। अगर मैं आप लोगों को यहां पर यह समझाऊं कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल, और इन तीनों की पावर्स कहां से आती हैं, बेसिकली ये तीनों की पावर्स आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि सेंटर को, स्टेट को, लोकल को जो पावर मिलती है उसका सोर्स ऑफ पावर क्या है असल में? वो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक फैक्ट की बात जरा यहां पर करते हैं। पावर की अगर मैं क्वांटिटी के हिसाब से बात करूं या पावर के स्कोप की बात करूं, तो सबसे ज्यादा पावर बेसिकली किसके पास है? सेंट्रल, यानी कि मैं यहां पर लिख सकता हूं मैक्सिमम पावर, ठीक है, मैक्सिमम पावर। और इसी क्रम में अगर देखी जाए तो उससे कम पावर जो है वो स्टेट के पास आती है, और सबसे कम पावर जो है वो किसके पास है? लोकल के पास है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं मिनिमम पावर। अब आप कहेंगे सर सेंटर के पास ज्यादा पावर है, लोकल के पास ज्यादा कम पावर है, ये तो अनइक्वल पावर शेयरिंग है। बेटा मैं आप लोगों को यहां पर बात बता दूं, जैसा जिस लेवल पर जो गवर्नमेंट काम कर रही है वैसी उसको पावर्स मिली हुई। सेंटर का मतलब है ओवरऑल कंट्री, पूरी कंट्री के लेवल पर। स्टेट का मतलब है एक स्टेट के लेवल पर, प्रदेश के स्तर पर। लोकल का मतलब है आप अपने गांव के या फिर आप अपने टाउन के, सिटी के जो हेड हैं, आपको उस हिसाब से पावर दी गई। अगर कोई आदमी या कोई भी लीडर लोकल से उठ के स्टेट में जाएगा तो उसकी पावर्स बढ़ जाती हैं, स्टेट में उठ के सेंट्रल में जाएगा तो उसकी पावर्स बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर ये नहीं है कि भैया उसको पावर कम है, उसको पावर ज्यादा है। देखिए, एक छोटा बच्चा 1 पराठा खाता है, एक बड़ा बच्चा जो है वो 4 पराठे खाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दोनों को 2 ही पराठे दिए जाए। अब छोटे वाला तो 2 पराठे नहीं खा पाएगा ना, और बड़े वाली का 2 पराठे से कुछ होगा नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? भाई जिसका जैसा कैडर उसको वैसी पावर अलॉट करी गई। अब आप यहाँ पर देखेंगे भाई, यहाँ पर मैंने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आप लोगों को समझाया था कि यहाँ पर तीनों के पास इक्वल पावर है, इसलिए इनको एक लेवल पर रखा गया। ये बेसिकली क्या है? हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब जरा यहाँ पर हम लोग देखें, तीनों को मैंने यहाँ पर इस कैडर में रखा हुआ है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इसको मैं यहाँ पर क्या समझा सकता हूँ कि ये क्या है? वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग।
वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया कि वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होती क्या है। सेंटर, स्टेट, लोकल, जब पावर तीनों में डिवाइड करी गई, और क्योंकि अनइक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, और अनइक्वल का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि तीनों ही अलग अलग है और तीनों की पावर, सारी पावर इनको कहाँ से मिलती है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनको ये पावर देता है अकॉर्डिंग टू द फील्ड ऑफ वर्क दे आर एंगेज्ड इन। चलिए अब हम लोग जरा तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम था सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स के बारे में समझते हैं जरा, सोशल ग्रुप्स क्या है। आइए देखिए, सोशल ग्रुप्स का क्या मतलब है, इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूं, सोसाइटल ग्रुप्स, समाज के ग्रुप्स को सोशल ग्रुप्स कहा गया। अब सोशल मतलब सोसाइटी में ग्रुप्स तो कई सारे हैं, जैसे सोसाइटी में ग्रुप्स कई बेसिस पर बन सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज भी बन सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट भी बन सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन भी ग्रुप्स बन सकते हैं, है या नहीं है? हमारी कंट्री हर ऐसे ग्रुप को एम्पावर करती है, हर ऐसे ग्रुप को एम्पावर किया गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री जानी जाती है डाइवर्स कंट्री के नाम से, है ना। हमारी कंट्री में 145 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है, उसके साथ साथ मोर देन 100 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है। कास्ट की अगर बात करें तो कास्ट का सिस्टम पूरी तरीके से डाइवर्सिफाइड है। रिलीजन की बात करें तो रिलीजन अपने आप में डाइवर्सिफाइड है। अब ऐसे में हर ग्रुप को एम्पावर करना जरूरी है, जिससे कि वो अपने कल्चर को प्रमोट कर पाए। तो सोशल ग्रुप्स का मतलब है कि हमारी कंट्री, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनको भी एम्पावर करता है। ग्रुप्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज, ग्रुप बेस्ड ऑन कास्ट, ग्रुप बेस्ड ऑन रिलीजन, इनको एम्पावर किया गया है सो दैट दे कैन पीसफुली फॉलो देयर कल्चर, फॉलो देयर रिलीजन, फॉलो देयर लैंग्वेज। क्लियर मेरी बात? अच्छा, अब आता है हमारे पास सबसे लास्ट है हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब यहां पर ना ये जो तीसरे वाला पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सॉरी फोर्थ जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अपने आप में ही आप लोगों को 3 चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। देखें जरा क्या क्या है इसमें। हाँ जी, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कह रहा है ये पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं। देखिए मान लेते हैं ये एक पॉलिटिकल पार्टी है और बी एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी और बी एक पॉलिटिकल पार्टी है, दोनों ही आने वाले इलेक्शंस में, यानी कि 2026 के इलेक्शंस में ये फाइट करने जा रहे हैं। अच्छा, ए के पास अपना वोट बैंक है, बी के पास अपना वोट बैंक है। जिस एरिया में ये कॉम्पीट करेंगे उस एरिया के पास लगभग 5000 के वोट्स हैं, ठीक है, 5000 के वोट्स। मेजॉरिटी के लिए मतलब अगर सरकार बनानी है तो 2500 प्लस 1 वोट, यानी कि आधे से एक ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि ये सरकार जो है वो बना पाए, ठीक है। ए ने जब अपनी कैलकुलेशन करी कि भाई क्या किया जा सकता है या कैसे हम लोग सरकार बनाएं, तो ए ने ये कैलकुलेट किया कि भाई मेरे पास जो वोट्स की संख्या बैठ रही है वो है लगभग 2200, यानी कि मेरे पास 2200 वोट्स हैं आउट ऑफ 5000, ठीक है, 2200 वोट्स आउट ऑफ 5000 वोट्स मेरे पास हैं, ठीक है, वेरी गुड, वेल डन। बी ने जब अपने कैलकुलेट करे तो बी ने कुछ पता लगाया कि भैया मेरे पास तो 2300 वोट्स हैं आउट ऑफ 500। इन दोनों के अगर मैं वोट्स मिला दूं तो ये तो 4500 बैठ रहे हैं आउट ऑफ 5000। अब आप कहेंगे सर बाकी के 500, भाई बाकी के 500 और भी कई सारे लीडर्स खड़े होंगे, अदर्स कई सारे वोट नहीं डालेंगे, ठीक है, कई सारे वोटर्स ये कहेंगे भाई हमें तो ये दोनों पार्टी समझ में नहीं आई। अब ऐसे में क्या होगा? सरकार कौन बनाए? अब सरकार तो ना ये बना सकते हैं ना ये बना सकते हैं, क्योंकि मिनिमम कितने चाहिए? 2500। अब ऐसे में क्या? अब ऐसे में एक तरीका यहाँ पर ये है कि ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं? कोalition कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये आपस में कोalition कर सकते हैं। कोalition का मतलब क्या होता है कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ दी वोट्स नहीं मिल पाते हैं तो वो दूसरी पार्टी के साथ क्या कर लेता है? गठबंधन कर लेता है, कोalition। 2200 पावर ए के पास, 2300 पावर बी के पास, अगर दोनों पावर मिला लें तो 4500 वोट्स आ जाते हैं, और सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए? 2500, और मिल कितने गए? 4500। इन शॉर्ट गवर्नमेंट फॉर्म। भाई ए ने क्या करा? ए ने अपनी पावर बी के साथ शेयर कर ली, और ये बहुत स्मार्ट तरीका है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज में ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। चलो ये तो था अपने पास कौन सा वाला पॉइंट? ये था अपने पास पॉलिटिकल पार्टीज का पॉइंट। अब आते हैं हम लोग जरा प्रेशर ग्रुप्स पे। चलिए प्रेशर ग्रुप्स के बारे में समझते हैं। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? हाँ जी, प्रेशर ग्रुप्स नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे ग्रुप्स जो प्रेशर इंपोज करते हैं पॉलिसीज में चेंज लाने के लिए। मान ले इसको एक एग्जांपल समझते हैं। एक फैक्ट्री में, ठीक है, एक फैक्ट्री में जो प्लांट हेड था उसने अपने 150 वर्कर्स को ये कहा कि भाई आप अगर मेरे लिए
8 घंटे से बढ़कर 12 घंटे अगर आप मेरे साथ काम करोगे या मेरे लिए काम करोगे तो मैं आने वाले दिनों में जहां पर आपकी सैलरी मैंने 1000 रुपीज़ पर डे है, मैं इसको बढ़ा के 1400 पर डे कर दूंगा। यानी कि घंटों में 4 दिन का अंतर, मतलब सॉरी घंटों में 4 घंटे का अंतर आप मेरे लिए काम करें एक्स्ट्रा, तो मैं आपकी सैलरी में 400 रुपये का इंक्रीमेंट कर दूंगा। वर्कर्स ने अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए ये वादा किया कि भाई ठीक है, हम आपके लिए 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे में ये हुआ कि जो फैक्ट्री का जो प्लांट हेड था जिसने ये वादा किया था, उसने कहा कि भाई मैं 1000 रुपये दिन से आपकी बढ़ा के 1400 रुपये दिन कर दूंगा। अब ऐसा लगभग 1 हफ्ता किया गया। जब पेमेंट की बारी आई तो वो प्लांट हेड अपनी बातों से मुकर गया कि नहीं भैया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैं तो आपको 1000 रुपये दिन के हिसाब से ही पैसा दूंगा। अब सारे वर्कर्स बड़े परेशान, भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, हमने तो भैया 4-4 घंटे काम किया, हमें कोई बोनस नहीं मिला, हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला। ऐसे में अब सारे वर्कर्स ने एक मीटिंग बनाई और उन्होंने बोला कि भाई कल से कोई काम पे नहीं आएगा। 150 के 150 वर्कर्स ने अपना एक यूनियन बना लिया, अपना एक संगठन बना लिया और वो अगले दिन फैक्ट्री में तो आए लेकिन काम नहीं किया और फैक्ट्री के बाहर धरना देके वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि भाई हम फैक्ट्री में कदम तब रखेंगे जब हमको वो एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाएगी और हमको ये अश्योर किया जाएगा कि आगे से अगर मैनेजर्स या हमारे हेड हमसे कोई ऐसा वादा करते हैं तो वो निभाया जाएगा। हमारा मतलब एक तरीके से बेवकूफ़ ना बनाया जाए, हमें पागल ना बनाया जाए। प्लांट हेड के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया, प्रेशर पड़ गया कि भाई ये क्या हुआ, मैंने तो मतलब उसे ये नहीं पता था कि ये लोग इतने मतलब यूनाइटेड हो जाएंगे। ऐसे में प्लांट हेड को अपनी बात जो है वो एक्सेप्ट करनी पड़ी और फाइनली 400 रुपीज़ का पेमेंट 150 वर्कर्स को जो है वो देना पड़ा, क्योंकि भाई फैक्ट्री में अगर वर्कर नहीं आएंगे तो कौन आएगा, काम कैसे होगा भाई। समझ गए आप मेरी बात? जी हाँ। तो ये जो यूनियन बना, ये जो वर्कर्स का यूनियन बना, ये असल में और कुछ नहीं, इंडिविजुअल्स का एक साथ आना पावर को शेयर करने के बराबर माना गया। उसके बाद लास्ट अपने पास कौन सा आता है? अपने पास आता है मूवमेंट्स। इंडिया एक बड़ा सॉलिड एग्जांपल है ऑफ मूवमेंट्स। इंडिया में बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए, जैसे सत्याग्रह आप लोग जानते हैं, ठीक है, सत्याग्रह हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। इस साल की हिस्ट्री में हम लोग ये पढ़ेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाऊं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल के, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहें वीडियोस की। बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है, और जुड़ जाइए हमारे साथ इस सुहाने सफर के लिए, जहां पर हम लोग सारा कंटेंट आपको देने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम का लिंक आपके बायो में मिल जाएगा, मेरे बायो में मिल जाएगा सॉरी, और टैप कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ एक सुहाने सफर के लिए, जहां पर हम ढेर सारी चीजें सीखेंगे, ढेर सारी चीजें समझेंगे और धमाका कर देंगे इस आने वाले सेशन। चलिए, तो मूवमेंट की अगर बात करें तो सत्याग्रह सक्सेसफुल हालांकि नहीं हो पाया, लेकिन इन सारे मूवमेंट्स की सक्सेस इस चीज पर निर्भर करती है कि लोगों का यूनाइटेडनेस कितना है। जैसे एक आपको एक अच्छा एग्जांपल समझाऊं, चिपको मूवमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। चिपको मूवमेंट था उत्तराखंड के लोगों का मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स उत्तराखंड के पेड़ों को काटने के लिए डिमांड रख रहे थे और उत्तराखंड के लोगों ने क्या करा, पेड़ों को काटने से मना कर दिया, पेड़ों को गले लगा लिया। पेड़ों को गले लगा लेना ब्रिटिशर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था कि वो पेड़ काटे कैसे। अब ऐसे में मूवमेंट ऐसे सक्सेसफुल हो पाया कि वहां पर लोग जो है वो यूनाइटेड हो। अब आप ये कहेंगे सर प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट बात तो सेम है। सॉरी, मूवमेंट्स आर ऑलवेज अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। आंदोलन जितने होते हैं वो सरकार के खिलाफ, और प्रेशर ग्रुप्स होते हैं अगेंस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल्स। क्लियर? तो पावर को शेयर किया गया कितने तरीके से, एक बार दोबारा से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। पावर को शेयर करने के लिए हमारे पास बेसिकली 4 फॉर्म्स हैं, ठीक है। सबसे पहला फॉर्म जो है वो अपने पास आता है, दैट इज ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा आता है अपने पास लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तीसरा आता है सोशल ग्रुप्स। चौथा आता है पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। ऑर्गन में आप लोगों ने पढ़ा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बारे में, सेंट्रल, स्टेट और लोकल के बारे में। सोशल ग्रुप्स में ग्रुप्स बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया, ठीक है। चैप्टर बहुत इजी है, बहुत सिंपल चैप्टर है। श्रीलंका की, बेल्जियम की कहानी से लेकर ये लास्ट का टॉपिक। आइए कुछ क्वेश्चंस इसके हम लोग करते हैं, वही इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आप लोगों का, ठीक है। मैं आप लोगों को 5 सेकंड दूंगा हर क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। जी हाँ, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मेन एम ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयर करने का मेन एम क्या होता है, आपको मैंने समझा दिया है। 5 सेकंड है आपके पास। 5 4 3 2
1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भाई पावर शेयर करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि हम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करें और स्टेबिलिटी को प्रमोट कर पाएं। क्लियर मेरी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट हेल्प्स इन। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? क्योंकि वो किस चीज में मदद करती है? 5 सेकेंड्स फिर से आपके पास। 5 4 3 2 1। क्या वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर में विश्वास रखती है? सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं बल्कि डिवीजन ऑफ पावर। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाती है? सॉरी, बल्कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाती है। तीसरा, बेटर डिसीजन मेकिंग इज द राइट आंसर। जी हाँ, पावर शेयरिंग मदद करती है अच्छे डिसीजंस को ओवर आउटकम में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इजी लेवल पर हम लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी सारे। विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट? ये बहुत सिंपल है। 5 4 3 2 1। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट तो भाई कौन सी थी अपनी पास? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। याद होगा आपको, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अगर आप लोग अभी तक यहां तक सारे क्वेश्चन सही करते आए हैं तो समझिएगा कि बहुत सॉलिड, मतलब आप लोगों को अच्छा खासा ये टॉपिक जो है वो समझ में आ रहा है ना। मतलब देखिए, मैंने ये क्वेश्चंस इसलिए रखे हुए हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में भी ये क्वेश्चंस मिलते रहें, सो दैट कि मतलब आप लोगों को ना एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब आप एक क्वेश्चन मतलब एक चैप्टर करोगे, आप उसके 4 क्वेश्चंस करोगे, 4 तरीके के क्वेश्चंस करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका। रोज पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखें जरा। Which of the following is an example of horizontal power sharing? बहुत सिंपल है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग किसको कहेंगे आप लोग? बहुत सिंपल है भाई, बता दो अपने आप, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। ऑप्शन बी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज अ फॉर्म ऑफ और हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। चलिए अब हम आते हैं जरा फिर से एक लास्ट क्वेश्चन जो इजी लेवल का होगा हमारा, ठीक है। देखें जरा क्या आंसर है इसका। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, बता दीजिए। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में जब पावर शेयर करी जाती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी। 5 4 3 2 1। वर्टिकल डिवीजन। याद होगा आप लोगों को, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। क्लियर मेरी बात? बढ़े आगे। चलिए आइए अब चलते हैं हमारे मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस पर, ठीक है। मॉडरेट लेवल यानी कि अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अच्छा याद रखिएगा, मैं अभी कुछ क्वेश्चन छोड़ूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स जो है वो दें, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग? ये आप लोगों ने लिखा होगा, पन्ने पलटी है, पन्ने पलटी है भाई। इसका आंसर तो वही दे पाएगा जिसने रिकॉल किया या फिर जिसने लिखा हुआ है। 5 4 3 2 1। आंसर जल्दी। Which of the following is the prudential reason? It reduces chances of conflict. लड़ाई के चांसेस को रिड्यूस कर देता है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर आप लोग यहाँ तक सही आंसर्स देते आए हैं तो हैट्स ऑफ है आप लोगों के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिएगा अपने पास, बहुत बढ़िया। Which of the following is the moral reason of power sharing? इनमें से कौन सा जो है वो मोरल रीजन है? मोरल रीजन वाला जो मैंने पढ़ाया था ना, उसका पहली लाइन देख लो, पहली लाइन आपको नजर आ जाएगी यहाँ पर। 5 4 3 2 1 एंड आंसर इज हियर। इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही पावर शेयरिंग होती है। अगर आप एक डेमोक्रेसी में हैं तो पावर शेयरिंग करना जरूरी है आप लोगों के लिए। हाँ जी, बढ़े जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में चाहूंगा आप लोगों से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप जो अपने आंसर्स देंगे वो इस तरीके से देंगे 8 और फिर ABCD जो भी होगा उस तरीके से आप लोग लिखेंगे, ठीक है। और एक चीज और मैं चाहूंगा, आप लोग बस अपना रीजन लिख दें कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊं, ठीक है। मैं भी देखूं कि मेरी ऑडियंस जो है वो कहां तक और कहां के बच्चे जो है वो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखें जरा क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं आप लोगों के लिए। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स लाइक रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप इज कॉल्ड। बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आप लोगों का इससे आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर हम लोग देंगे। विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग लॉज इन हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग? किस इंस्टीट्यूशन का ये काम है कि लॉज को इंटरप्रेट किया जाए?
अच्छा, 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉज बनाने का। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? उसको एग्जीक्यूट करने का। सर देखिए, एक चीज याद रखिए बेटा, आप लोग लॉज बना दिए गए लेजिस्लेचर में, उन लॉज को समझना, अपने डिपार्टमेंट्स के बीच में बांटना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना ही तो इंटरप्रिटेशन होता है। मेरे बच्चों एक चीज ध्यान रखो आप लोग कि एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉज को इंटरप्रेट करना। तो यहां पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर मेरी बात? ठीक है, देखो ऐसे ही सीखेंगे हम लोग धीरे धीरे करके, ठीक है ना। चलिए, इसका आंसर भी मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों से चाहूंगा, ठीक है। टोटल मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन दूंगा जो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। एक क्वेश्चन में 8 हो गया, एक ये वाला, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मोरल रीजंस। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है मोरल रीजंस के रिगार्डिंग? They are about practical benefits. They focus on stability only. They emphasize democratic values. They are about economic growth. इसका आंसर मैं वेट करूंगा आप लोगों से कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और कोशिश ये करूंगा कि आप लोगों को मैं इसके आंसर्स दे पाऊं, ठीक है। आंसर्स मिलेंगे आप लोगों को टेलीग्राम पे, तो चेक करने का भी आपको मौका मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखें जरा। Which statement is correct regarding moral reason? सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, चेक करें जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इनमें से कौन सा पावर शेयरिंग का फॉर्म जो है वो नहीं है? देखें जरा, इसका भी कमेंट सेक्शन में आप लोगों से मैं आंसर डिमांड करूंगा प्लीज। इनमें से कौन सा जो है वो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग नहीं है? बहुत सिंपल है, आप लोग जानते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इंतजार करूंगा आंसर्स का। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर जो है वो समझ में आया है। क्लियर? मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, कुछ धमाकेदार वीडियोस के साथ। लेकिन डिमांड सिर्फ इतनी है, मैं मोटिवेट होता हूं आप लोगों से, आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से, ठीक है। तो प्लीज 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 मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने उस दोस्त को जो अभी भी सो रहा है। टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी, फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए to get the latest updates from us. Thank you so much. Jai Shri Ram.